आदाब। आपकी मेज़बान नजम सहार फ़न और सुख़न के साथ आपके फेवरेट प्रोग्राम लेके एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। इंसान और फ़न मुसव्वरी, ये ताल्लुक़, इन दोनों के दरमियान ताल्लुक़ जितना गहरा है उतना ही पुराना भी। हमें हम सबको ये जानते हैं, जिस वक्त इंसान गारों में रहा करता था तब भी उसने पेंटिंग करना सीख लिया था, तस्वीरें बनाना सीख लिया था। आज हमने अपने प्रोग्राम में जिन खातून को, जिस शख्सियत को, जिस मेहमान को दावत दी है, उनका ताल्लुक़ भी इसी शोबे से है। आप का नाम है शाइस्ता मोमिन। आपने एक अदबी घराने में आंख खोली। आपके वालिद एक जाने माने शायर हैं और बैनुल अक़वामी तौर पे पाकिस्तान की पहचान बन चुके हैं। शाइस्ता मोमिन साहबा की जो पेंटिंग्स हैं वो कई आर्ट गैलरीज में, मुल्क में और बैरून मुल्क भी जो है उनका हिस्सा रही हैं और इन्होंने फन की बहुत खिदमत अंजाम दी हैं। अब हम चलते हैं, आपको उनसे मिलवाते हैं। हमारी मेहमान शाइस्ता मोमिन जी। अस्सलाम वालेकुम शाइस्ता मोमिन साहबा, कैसी हैं आप? असलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो हम आपसे पूछना ये चाहेंगे, जब आपने एक अदबी घराने में जो है आंख खोली उसके बाद ये अचानक से मुसव्विरा बनने का ख्याल कैसे आया? जबकि हम ये जानते हैं, जब आप छोटे थे तो आपने शुरू में कहानियां भी लिखी और जो है आपको पढ़ने का भी बहुत शौक था। तो ये मुसव्विरी की तरफ अचानक कैसे आना हुआ? ये असल में जैसे बहुत सारे मुसव्विर कहते हैं कि बहुत छोटी उम्र से शौक था, तो मेरे साथ ऐसा तो नहीं हुआ। मुझे याद नहीं कि मैंने कभी दीवारों पे ड्राइंग्स बनाई हो या कॉपीज पे ड्राइंग्स बनाई हो। लेकिन जो मेरे घर किताबें आती थी, जैसे डाइजेस्ट आता था, सबरंग डाइजेस्ट आता था, तो मैं उसके स्केचेस को बहुत गौर से देखा करती थी। फिर सीप और फनून जो आते थे उनके टाइटल्स देखा करती थी। फिर जब मैं बहुत छोटी थी तो अब्बा ने एक सात खैन की मुझे डायरी लाके दी थी, जिसमें गालिब की सारे अशार पे स्केचेस थे। वो मेरा इंट्रोडक्शन था आर्ट के साथ। लेकिन उस वक्त तक भी मेरे जहन में ऐसा कुछ नहीं था कि मैं इस तरफ जाना है। ये हुआ यूं कि मैं 12-13 साल की थी। तो कहते हैं कि आर्टिस्ट को सबसे पहले ब्यूटी इंस्पायर करती है। तो फिल्म्स देखते थे, इंडियन फिल्म्स देखते थे। मेरी फेवरेट एक्ट्रेस जो थी आप उस बचपन जमाने में में, कहानियां भी लिखा करती थी, आपने उसको क्यों परसू नहीं किया? आपके वालिद ने आपको उसकी तरफ क्यों नहीं वो कहा कि लाइक? हमारे वालिद जो है ना, उनका क्राइटेरिया बहुत हाई है। तो उनको तो मैं कभी दिखाते हुए ही मेरा दम निकलता था। उनको मैंने अब जाके अपनी चीजें दिखाना शुरू की है, मैंने उनको कभी नहीं दिखाई। तो खैर वो बस पता नहीं क्या हुआ, मैंने पेंसिल ली और अपनी डायरी में ही, जो पहले जमाने में तो हम लोग डायरीज रखा करते थे ना, बच्चे फिर जवान होते जी। होते, तो मैंने हल्का सा उसका पूनम ढलो, आई डोंट नो द प्रोनाउंसिएशन, उसका मैंने स्केच बनाया। मुझे बड़ा मजा आया कि यार ये तो मैंने चेहरा बना दिया पूरा विद रिजेम्बलेंस। वो मैंने जाके ना अपनी फ्रेंड्स को स्कूल में दिखाया। तो वो डायरी मेरी टीचर ने पकड़ ली। और ओ हो। हमारे यहाँ तो कभी आर्ट को, तुम्हें पता है, कभी भी उसको वो किया ही नहीं जाता, पसंद ही नहीं किया जाता। वो मेरी फेवरेट एग्जैक्टली। टीचर थी, लेकिन जब उन्होंने डायरी देखी तो उन्होंने कहा कि शाइस्ता, मैं तो तुम्हें बहुत अच्छी बच्ची समझती थी, ये तुम क्या कर रही हो। तो वो, अच्छा। पता नहीं, उनकी बात बड़ी अजीब लगी। लेकिन मैं चुप हो गई। और उसके बाद फिर ये सिलसिला शुरू हो गया। पहले डायरी भरी, फिर बाजार से शीट्स खरीदी, उन पे स्केचेस शुरू किए। बस जो रिसाले में, अखबार में जो चेहरा पसंद आता, खवातीन के ही चेहरे होते थे खूबसूरत, तो वो मैं उसको कॉपी करती रही। उस वक्त तक भी मुझे नहीं पता था कि आर्ट क्या है और मुझे इस फील्ड में जाना है। लेकिन इर्द गिर्द से ना बहुत अप्रिसिएशन मिलने लगी। और मैट्रिक तक आते आते मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी हो गई थी कि मैं रिजेम्बलेंस ले आती थी चीजों में, फेसेस में रिजेम्बलेंस होती थी, और वो पूरे कंप्लीट स्केच होते थे। तो बस हम्म। फिर सोच लिया कि यही करना है। उसके बाद जिस फिर ये वक्त सिलसिला चलता रहा। जिस वक्त आप ये फन मुसव्वरी की तरफ आई और आपने इसको एज अ फील्ड, एज अ प्रोफेशन चुनने का जो है घर में बताया,
तो उसका क्या जो है नतीजा निकला, उसमें कितना आपको सपोर्ट किया गया और कितना, क्योंकि हमारे यहाँ तो बस ये है, लाइक हमारे मुआशरे का उसूल एक ये है कि अगर बच्चे ने ये मुंह से कह दिया कि भाई हम फन की तरफ जाना चाहते हैं, हम आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, तो बस घर वालों ने तो रोना पीटना डाल देना होता है कि जो है बस ये बच्चा गया काम से, अब इसका कोई फ्यूचर नहीं है, ये बिल्कुल तबाह हो गया है, बर्बाद हो गया है। आपको कितना सपोर्ट किया गया जिस वक्त आपने फन मुसव्वरी को चुना? हमारे यहाँ असल में ये भी होता है कि वो मेडिकल, और उस जमाने में खासतौर पे मेडिकल का प्रोफेशन फेवरेट हुआ करता था लड़कियों के लिए, और मुझे खास करके बायोलॉजी लड़कियों से के लिए। और मैथ से नफरत थी। लिया मैंने साइंस ही था, इसलिए कि आर्ट्स जो लेते थे ना उनको तो डफर तरीन समझा जाता था। और बिल्कुल। फाइन आर्ट की फील्ड में भी वो लोग जाते थे जिनका कहीं कुछ और नहीं बन रहा होता था ना, तो वो फाइन आर्ट में चले जाते थे। तो लेकिन मेरे घर का माहौल ऐसा था, जाहिर है वालिद खुद शायर थे, तो मुझे घर की तरफ से ऐसा कोई रिस्पांस, नेगेटिव रिस्पांस नहीं मिला, बल्कि इर्द गिर्द से मुझे बहुत अप्रिसिएशन मिली। मैं जब स्केचेस करती थी तो फिर लोग मुझे अपने स्केचेस बनाने के लिए देने लगे थे। तो लेकिन मसला वहाँ पैदा हुआ जब इस तालीम को बाकायदा आगे बढ़ाने का वक्त आया ना। तो कराची में सिर्फ दो इदारे थे उस वक्त। एक था आर्ट्स काउंसिल में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट, और दूसरा था कराची स्कूल ऑफ आर्ट। कराची स्कूल ऑफ आर्ट जो था वो एक्सपेंसिव था। मतलब हम्म। एक मिडिल क्लास बच्चे के लिए उसको अफोर्ड करना थोड़ा सा मुश्किल था, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं हुआ। फिर मैंने वालिद से बहुत जिद की। मेरे अब्बा जो है ना वो थोड़े से लेजी आदमी है, जैसे कि शायर होते हैं। तो मैंने अब्बा से बहुत जिद की कि अब्बा मुझे तो सीखना है कहीं से। तो फिर उन्होंने, उनके दोस्त थे इकबाल मेहदी, बहुत पुराने दोस्त थे, उनसे राब्ता किया, और फिर मैंने इकबाल मेहदी के यहाँ जाना शुरू किया, और मेरी बाकायदा इब्तिदा सीखने की वहां से हुई। हम्म। यानी मुझे घर की तरफ से कोई नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। दैट्स वेरी गुड। ये भी बड़ा अच्छा सपोर्ट होता है कि अगर कोई आपको रोके नहीं, वो तो फिर एनीवेज। आपकी तस्वीर जो हम देखते हैं, जितनी हमने देखी है अभी तक, जितना आपके बारे में होमवर्क हमने किया, आपने औरत को पेंट किया और परिंदे हमें उसमें दिखते हैं। लेकिन एक चीज जो हमने फील की, लाइक आज आज जिस वक्त हम आपकी पेंटिंग्स को देख रहे थे, हम यानी नजम सहार, आपकी जो औरत है जो आप बनाती हैं बहुत खूबसूरत, सजी सवरी हुई, मगर उसकी आंखों में एक खिला सा नजर आता है, एक उदासी सी नजर आती है। वो अगर आईने में देख रही, आपकी पेंटिंग में जो औरत है वो उतनी उदास क्यों नजर आती है? ये अच्छा, तो शायद ये हमारा वहम। मुझे मुझे एहसास नहीं था इस बात का, और ये मैं प्लान करके नहीं कर रही होती, ये खुद ब खुद हो रहा होता है। मुझे बहुत सारे लोगों ने, बल्कि जो भी मेरे काम को देखता है और मेरे काम पे बात करता है, वो यही कहता है कि तुम्हारी जो आईज है ना, एक तो सबसे अट्रैक्टिव वही आईज होती सबसे है, अट्रैक्टिव और वही हैं, आप उनसे नजर नहीं उनमें हटा एक सकते। उदासी होती है। तो वो एग्जैक्टली। मेरे ख्याल से मेरे अंदर की कोई चीज है होगी, आई थिंक, जो बाहर आती होगी इस तरह। एक पेंटिंग में ना एक्चुअली एक एक्सप्रेशन आपके अंदर से निकल के पेंटिंग में आ रहा होता है, जो आप इंटेंशनली नहीं कर रहे होते। तो वो उसको मैंने खत्म करने की भी बहुत कोशिश की कि यार मैं लाइवली फेस बनाऊं, हैप्पी फेस बनाऊं, लेकिन वो मैं चाहे वो होठ हंस भी रहे हो ना, तो वो उसकी आंखें मुझसे एग्जैक्टली। उदास भी यही थी। हम कहने वाले थे कि जिन पेंटिंग्स में आपने पिक्चर में, तस्वीर में हंसी लाने की कोशिश भी की है ना, लाइक जहां पे वो मुस्कुरा भी रही हैं, वहां उस मुस्कुराहट में भी उदासी है। तो हाँ। इसी चीज ने हमको सबसे ज्यादा जो है एकदम से उसकी तरफ वो किया था कि इतनी सजी संवरी औरत के जो बहुत अच्छे खानदान से लग रही है और बहुत ही कोई वेल लग रही है, ये उदास कैसे हो सकती है? इसकी आंखों में इतना खला। तो पेंटर के अच्छा, दिमाग में क्या चल रहा है? एक तो मेरा सब्जेक्ट भी जो औरत है ना, उसको, उसकी ज्वेलरी को मैं एक तरह से जो एक हमारे यहाँ मुहावरा मशहूर है ना, जर जमीन और औरत,
ये एक हम्म। मुहावरा वो मशहूर है कि ये तीनों चीजें जो है, कहा तो जाता है कि इनके लिए दुनिया में बड़ी बड़ी जंगें हुई हैं, लेकिन जर भी प्रॉपर्टी है और जमीन भी प्रॉपर्टी है, और औरत भी प्रॉपर्टी ही है, एक बन बहुत के रह लंबे गई अरसे है। से वो रही है, मर्द की प्रॉपर्टी रही है। अब जाके हालात बदल रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें बदलना है। तो एक तो वो जो औरत का सदियों का एक जिसको कहना चाहिए, जिस दबाव में वो थी सदियों से, वो मुझे बहुत तकलीफ देता था। मैंने जब भी पढ़ा, हिस्ट्री को पढ़ा, और तो मुझे औरत, और फिर अपने इर्द गिर्द देखा मैंने, तो वो मुझे औरत बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड और जिसे कहना चाहिए घुटी हुई नजर आई। वो उसको सजाया गया, संवारा गया, लेकिन उसको वो हक नहीं दिया गया, उसको एक इंसान होने की हैसियत नहीं दी गई। तो उसको वो जो एक एक जो उड़ने की ट्रेनिंग है ख्वाहिश ना, थी, जो आप परिंदे बनाती हैं, वो उसके उड़ने की परिंदे, ख्वाहिश को। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो वो जो एक सदियों का समझो सफर है ना औरत का, वो पूरी तरह उसको कैप्चर मैंने इस तरह किया है। और शायद वो तकलीफ जो है उसकी, वो अंदर से मेरे निकल के उसके फेस पे आ जाती है। शाइस्ता मोमिन साहिबा, एक जमाना था, आई थिंक 1950s का दौर था। लगता था जैसे पाकिस्तान जो है इंटरनेशनल आर्ट्स में अपने आप को, इंटरनेशनल उसमें अपने आप को कहीं ना कहीं आर्ट्स में मनवा लेगा। कहाँ पे एग्जैक्टली। पीछे रह गए हम, कहाँ पे हम पीछे रह गए कि अब हम इंटरनेशनली, बैन अवी तौर पर आर्ट्स में कहीं नजर नहीं आते। शायद हम बहुत ज्यादा इसको वो कर रहे हैं, हो सकता है कहीं दिखते भी हों, मगर आर्ट दुनिया का कहीं पहुंच गया और हम, आई डोंट नो, कहाँ रह गए हम, किधर रह गए पीछे। उसकी तो देखो बहुत वाज़ेह उसकी वजह हमारे सामने है ना कि तो सबको ही पता है कि 80s के बाद जो मुल्क में एक फजा कायम हुई, 50s के दौर तक पाकिस्तान लिबरल मुल्क था और बहुत ज्यादा मॉडर्न, इसकी अप्रोच बहुत मॉडर्न थी। साथ पैदा हुए अपने चुगताई साहब थे, गुलजी थे, और वो थे क्या कहते हैं, अपने नाम जहन से निकल जाते हैं, इतने इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट। खैर, वो एक बहुत हमारा ऐसा एरा था जिसमें पाकिस्तानी आर्टिस्टों ने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और पाकिस्तान का बिल्कुल। एक बहुत अच्छा नाम इंटरनेशनली बन रहा था। लेकिन जब 70s के एंड से लेके पूरा 80s का जो दौर है, उसने तो हर इंडस्ट्री को तबाह कर दिया ना। उसने सुना है हमारे यहाँ, माशरती दबाव जब पड़ता है तो उसमें आर्ट मजीद ग्रो होता है। दुनिया में कितने बुरे बुरे हालात जो हैं देखे हैं, और उसके बावजूद वहां से कितने बड़े बड़े आर्टिस्ट निकले हैं। ये आपको एक बहाना सा नहीं लगा कि लाइक हम इस चीज को अपने बहाने के तौर पे यूज कर रहे हैं? यहाँ सिर्फ माशरती दबाव नहीं था, यहाँ आर्ट को और अदब को बकायदा और मारा गया है। इंटेलेक्चुअल जो एक सोच है ना, जो इंसान की सोच है, जो उसे जी। क्रिटिकल थिंकिंग जिसको हम कहते हैं, जो उसको चीजों को समझने की तरफ लेके जाती है, उस सोच को दबा दिया गया। बहुत और शदीद पाबंदियां लगा दी गई। तो वो आपके जहन में एक, जब तक इंटेलेक्चुअल आपकी सोच डेवलप नहीं होगी, आप देखो कि अदब और आर्ट जो है ना, किसी जमाने में जो हमारे अदीब होते थे, वो आर्टिस्टों के साथ बैठा करते थे, गैदरिंग्स हुआ करती थी, और हमारे बहुत सारे जो आर्टिस्ट थे वो अदीब भी हुआ करते थे, जी। इंटेलेक्चुअल्स थे। तो वो जो ये जो टाइम आया ना, ये एरा आया, इसमें इंटेलेक्चुअल्स बनना बंद हो गए। समझो वो मशीनरी खराब हो गई हमारी, उसको कर दिया गया खराब। तो क्रिटिकल थिंकिंग जो सबसे ज्यादा जरूरी है किसी भी फील्ड में तरक्की करने के लिए, उस पर पहरे बिठा दिए गए। तो इस वजह से हम बहुत पीछे चले गए, ना सिर्फ आर्ट में बल्कि हर तरह, हर फील्ड में, साइंस में और अदब में भी। अदब में भी वो जो नाम 50s के दौर में बड़े नाम थे ना, उनकी टक्कर का अभी आपको कोई नाम नहीं मिलेगा।
हो सकता है 10 साल बाद हमें कोई शख्स ऐसा नजर आए जिसको हम कह सके कि नहीं, ये सही मानों में इंटेलेक्चुअल है, लेकिन वो आपको नहीं मिलेंगे वो नाम जो 50s और 60s के दौर में थे। तो वो उसकी वजह यही है कि सप्रेस किया गया, सोसाइटी को सोच को ग्रो नहीं होने दिया गया। बीइंग अ वुमन, बीइंग अ वुमन, हम्म। कहीं ऐसा महसूस हुआ कि आपका जो ब्रश है वो कैद में है, बहुत सी चीजें बनानी हैं, अगर मैं मर्द होती तो मैंने ये पेंट किया होता और यूं पेंट किया होता, बट बीइंग अ वुमन यू हैव टू सेव योर इमेज, आपको अपना इमेज बचाना है, मुआशरे को फेस करना है, फिर जो है एक सेफ रख के अपने आप को खेल रहे होते हैं, कहीं आपका ब्रश कैद हुआ? एक तो माशरती पाबंदी को हम खुद खुद ही एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, उस पे हमें इतनी तकलीफ नहीं होती, इसलिए कि हमें पता होता है अपना दायरे हमें पता होते हैं। लेकिन बीइंग अ वुमन जो मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ दे बात लगती है, और जो मुझे जो कहना चाहिए कि मेरी शिकायत है माशरे से या माहौल से, कि औरत उसकी मजबूरी भी है, जाहिर है वो माँ है, उसे घर संभालना है, उसे फैमिली ओह, को देखना है, हमारा अगला ये क्वेश्चन यही था आपसे। तो मेरे बहुत सारे साल जो है ना, वो मैं काम उस तरह नहीं कर सकी, मैं किसी ना किसी तरह जुड़ी रही, स्केचेस करती रही, पेन वर्क करती रही, लेकिन पूरी तरह मैं काम नहीं कर सकती थी। तो वो मैं इतने शदीद डिप्रेशन में चली जाती थी, और मुझे पता भी नहीं होता था कि मैं क्यों डिप्रेस्ड हूँ। लेकिन अब जब मैं सोचती हूँ तो मुझे समझ आता है कि यार मैंने कितना सारा वक्त अपना अपने घर को, अपनी फैमिली को दे दिया। अगर मैं एक मर्द होती तो जैसे मैंने अपने घर में देखा कि हमारी अम्मी ने अपनी सारी जिम्मेदारियां जो है वो अपने कंधों पर ले ली, और वालिद को हमारे फुल फ्रीडम फ्रीडम दिया कि वो अपनी किताबें पढ़े, अपना जो भी उनकी अदबी सरगर्मियां हैं उनको जारी रखें, और यही हर घर में होता है। मैंने अपने हस्बैंड को फ्रीडम दिया कि वो उनके सर पे मैंने कोई जिम्मेदारी नहीं डाली, सारी चीजें घर की, बच्चों को देखना, उनकी पढ़ाइयाँ, एवरीथिंग वो सब मैंने खुद किया। लेकिन उसमें मैं किल हुई, जाहिर सी बात है। मैं कोई कम से कम 15 साल इतने ऐसे गुजरे कि मैं वो कुछ भी नहीं कर सकी जो मैं कर सकती थी। तो एक, आप जब किसी की प्रोफेशनल लाइफ से 15 ईयर्स लेस कर दोगे तो आप सोचो कि वो कितना पीछे हो जाएगा। और ये मैंने यार अपनी बहुत सारी, मैं बहुत इनकरेज करती हूँ जो मेरे साथ की मुसव्विराएं हैं, कि नहीं, काम करो, काम नहीं छोड़ना, काम नहीं छोड़ना। तो वो मैं देखती हूँ कि बच्चे पाल रही हैं, लगी हुई हैं, शौहर को सपोर्ट कर रही हैं, इवन जिनके हस्बैंड मुसव्विर हैं वो बेचारियां भी, मतलब 15 साल आपके कहीं नहीं गए अगर आप क्या ये औरत सही हैं है? तो। और आप क्या ये एग्जैक्टली सही है? क्या खातून को ये ऐसा करना चाहिए, या थोड़ा सा अपने लिए स्टैंड कर लेना चाहिए? देखो, सपोर्ट के बावजूद भी ना ये एक नेचर की भी क्या कहना चाहिए कि जबर है, कि हम छोड़ नहीं सकते। हमने बच्चा पैदा किया है, हमें उसे फीड कराना है, हमें उसको संभालना है, हम उसे छोड़ नहीं सकते। तो अब आप इसे नेचर का जबर कह लो, मुआशरे का जबर। हम जैसे शहरी औरतें हैं ना, हमें तो बहुत फ्रीडम है। मुझे मेरे हस्बैंड नहीं रोकते, मेरी जो फ्रेंड्स आर्टिस्ट है उनको उनके हस्बैंड नहीं रोकते, लेकिन कैसे करें? छोटे छोटे बच्चों के साथ कैसे करें? फिर फैमिली देखती है आपको। आपके हस्बैंड जो हमारे अदबी और ये आर्टिस्ट टाइप के हस्बैंड होते हैं ना, इन्होंने फैमिली की कोई जिम्मेदारी नहीं उठानी होती, कहीं आना जाना, मेहमान नवाजी, वो सब हमारी जिम्मेदारी है। तो नहीं, अब इसमें आप किससे शिकायत भी करें तो किससे करें? करना तो है आपने। एक और सवाल, थोड़ा सा हम्म। शायद इसका जवाब थोड़ा आपके लिए आई डोंट नो, लेकिन आपको इस मौजू पे हमने बात करते हुए देखा, जिस माशरे में, जिस पाकिस्तानी माशरे में, जिस मजहबी माशरे में हम अभी तक आर्ट की और मुसव्वरी की अहमियत जो है कायम करने में जो है थोड़ा सा कमजोर रहे, नहीं कर पाए, वहां पे न्यूड आर्ट, जो कि एक बहुत ही, जिसे हम कहें कि लाजमी फील्ड है,
फन मुसव्वरी की, उसको हम किस तरीके हम्म। से जो है डिफेंड करेंगे, उसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे और कैसे बताएंगे कि इसकी इफादियत उतनी ही है और ये वल्गैरिटी नहीं है, ये वल्गैरिटी नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है। कुछ चीजें हम्म। न्यूड आर्ट में ही जो है वो पोर्ट्रे किए जा सकती हैं, यस। कुछ दर्द, कुछ चीजें, कुछ बातें। तो उसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? उसको डिफाइन देखो, जब एक आर्ट स्टूडेंट किसी आर्ट स्कूल में जाता है ना, तो जैसे एक मेडिकल का स्टूडेंट होता है, उसे तमाम बॉडी के पार्ट्स उसे पढ़ने पड़ते, इसी तरह एक आर्ट आर्ट स्टूडेंट को भी ड्राइंग सीखने के लिए, अगर उसे फिगरेटिव ड्राइंग बनानी है, चाहे कपड़ों में हो, उसे उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। उसके लिए सारी दुनिया में न्यूड मॉडल्स होते हैं, और वो जी। क्लास में होती है और वो उसकी प्रैक्टिस करते हैं। हमारे यहाँ औरत का तो खैर तस्वुर ही नहीं है, लेकिन हमारे आर्ट स्कूल्स में भी सेमी न्यूड मर्द मॉडल्स होते हैं, जिनसे एक आर्ट स्टूडेंट प्रैक्टिस करता है। और फिर उनको जब हिस्ट्री पढ़ाई जाती है ना आर्ट स्टूडेंट को, तो वो सारा सब दिखाया जाता है। और आज से 4,000 साल पहले जो यूनान में मुजस्मे बन रहे थे, वो न्यूड मुजस्मे बन रहे थे। डेविड का मुजस्मा, जो हजरत दाऊद जिनको हम कहते हैं, उनका न्यूड स्कल्पचर है, जो बहुत मशहूर है। तो वो आर्ट स्टूडेंट तो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है 4 साल में, उस चीज को अपने माशरे से हटके वो उस चीज को एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन जब वो माशरे में आता है, तो वो अपने घर में न्यूड पेंटिंग्स नहीं बना सकता, वो अपनी फैमिली के सामने रख न्यूड भी नहीं पेंटिंग्स सकता मैम, नहीं रख बना, भी नहीं रख भी सकता। नहीं सकते। एग्जैक्टली। मेरे हस्बैंड ने एक बार एक न्यूड फिगर बनाई थी, तो वो हमने उसको साइड में करके और घुमा के उल्टी करके रखी थी, कि बच्चों की, बच्चे अच्छा हमारे यूज टू है इन चीजों के, लेकिन बच्चों के फ्रेंड्स आते रहते हैं, तो उनकी नजर ना पड़े। तो ये तो है, एक अलमिया है हमारे माशरे का। और हमारे यहाँ जो आर्ट कलेक्टर्स भी अगर न्यूड पेंटिंग्स खरीदते हैं, तो वो अपने घर के ऐसे कोनों में लगाते हैं वो पेंटिंग्स, जहाँ आम लोगों का आना जाना नहीं होता, बेडरूम्स वगैरह में लगाते हैं। इनको एक्चुअली बेडरूम पेंटिंग्स कहा जाता है। तो उसको एक हालांकि इनको टाइम ओपन होना लगेगा। चाहिए। हाँ, इसको ओपन होना चाहिए ये बिल्कुल, ताकि उसकी एक्सेप्टेंस तो आए माशरे में, लोग उसको कबूल करना स्टार्ट करें और उसको एक एक इम्पोर्टेंस के, हाँ भाई ये कोई चीज है और इसको, ये भी कोई फन का हिस्सा है। एनीवेज, अगर हम मवाजना करें कराची का और पंजाब का, कहाँ लगता है कि आर्ट का मुस्तकबिल सेफ है ज्यादा, कराची में या पंजाब में? देखो, फिलहाल तो कहीं भी सेफ नहीं है। बट स्टिल, लेकिन अगर अगर, जी बोलिए, आप बोलिए। लेकिन थोड़ी सी डेप्थ में जाए ना, तो हम्म। पंजाब, लाहौर अगर हम बात करें, तो जी। वो कल्चरल शहर था, जबकि कराची जो है वो हमेशा से कारोबारी शहर था। लाहौर में म्यूज स्कूल ऑफ आर्ट 19th सेंचुरी में, यानी 1800 समथिंग में अंग्रेजों ने बनाया था म्यूज स्कूल ऑफ आर्ट, जो आज नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स है। यानी पाकिस्तान बनने से पहले लाहौर में कल्चर मौजूद था आर्ट का। वहां पे मिनिएचर बहुत ज्यादा होता था। बम्बई और दिल्ली के बाद लाहौर भी सेंटर था आर्ट का। हमारे लाहौर में बहुत बड़े बड़े चुगताई लाहौर के हैं, अल्लाह बख्श लाहौर के थे। फिर अपने, यार उनका नाम मेरे जहन से निकल रहा है, पता नहीं क्यों बार बार। अगर हम इस शाकिर वक्त अली, देखें सॉरी, तो हमारे, शाकिर हाँ, अली। ज्यादा आर्टिस्ट वहीं पे, वहीं लाहौर से ही निकल रहे होते हाँ, हैं, तो अक्सर एग्जैक्टली। ये कंपटीशन जो चलता है ना कराची और लाहौर का, उसमें हम थोड़ा थोड़ा पीछे ही रह जाते हैं बेचारे। तो बहरहाल वो एक इंडस्ट्री थी, फिर वहां पे फिल्म इंडस्ट्री थी, तो बहुत सारे जो स्कल्पचरिस्ट वगैरह थे वो वहाँ सेट डिजाइनिंग में चले जाया करते थे। तो लाहौर का एक कल्चरल जो था, कल्चर जो था, वो आर्ट का कल्चर था बहुत पहले से। और कराची में 70s तक कोई ऐसा बहुत बेहतरीन इदारा नहीं था। 60s के एंड में जाके कराची स्कूल ऑफ आर्ट खुला है, तो यहाँ पे एक थोड़ी सी सरगर्मी पैदा हुई है। उससे पहले सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट था, इसमें आर्ट्स काउंसिल में। लेकिन एक इदारा तो काफी नहीं होता ना एक शहर के लिए।
बिल्कुल। तो फिर उसके बाद थोड़ी सी सरगर्मी पैदा हुई। यहाँ राही साहब ने बहुत मेहनत की। हाजरा जुबैरी और राबिया जुबैरी दोनों सिस्टर्स थी, जुबैरी सिस्टर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने बहुत मेहनत की। कराची स्कूल ऑफ आर्ट ने इस शहर का कल्चर चेंज किया। फिर यहाँ पे अली इमाम थे, अली इमाम ने बहुत मेहनत की इस पूरे एक जो आर्ट के, उन्होंने कलेक्टर को बनाया भी, कलेक्टर को, और एजुकेट भी किया। उनकी आर्ट गैलरी थी शुरू में, जो इंडस आर्ट गैलरी अली इमाम की। तो उसने एक कराची के कल्चर को तब्दील किया। और आज कराची मुझे नहीं लगता कि लाहौर से पीछे है। हाँ, वहाँ पे नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स है जो अभी भी बहुत अच्छे आर्टिस्ट प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन बहरहाल कराची में भी बहुत कम टाइम में तब्दीली आई है, और एक अच्छा इजाफा हुआ है। बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो इंटरनेशनली काम कर रहे हैं और खुद को मनवा रहे हैं। दैट्स रियली गुड। यूट्यूब, सोशल मीडिया, यहाँ पे आपको, आपके बकौल आपसे कहीं सुना था कि आपको आपके बच्चे यहाँ पे लेके आए। यहाँ आके कैसा लगा? लाइक अच्छा लगा, थोड़ा सा घबराहट हुई? क्योंकि यहाँ पे जितना आपको एकदम से देखा होगा कि लाइक हर तरफ या तो शायर हैं या फिर मुसव्विर हैं, आपको आपकी फील्ड के लोग दिख रहे होंगे बहुत सारे। कैसा लगा यहाँ पे आके? लगा कि लाइक यहाँ पे आना अच्छा है या नहीं आना चाहिए था? नहीं, मेरे साथ हुआ ये कि मुझे मेरे बेटे ने आईडी मेरे ही कहने पे बना के दी थी। उस हम्म। वक्त फैमिली में तो कोई औरत फेसबुक पे नहीं थी। तो मैंने कहीं आर्ट गैलरीज में सुना था कि बहुत से लोग, फेसबुक कोई चीज है और आपस में कनेक्टेड है आर्टिस्ट। तो मैंने फिर बेटे से कहा कि मुझे आईडी बनाओ, बना के दो। और उसे बड़ा अजीब सा लगा, वो खुद भी उस वक्त बच्चा ही था, कि हाँ मेरी अम्मा फेसबुक यूज करेंगी। वो तो समझते थे कि वो ये नौजवानों की चीज है, बच्चों की चीज है। खैर, फिर जब फेसबुक पे आईडी बनी तो शायरों अदीबों को तो नहीं, मैंने आर्टिस्टों को ऐड किया सारे, और एक कनेक्शन बना। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब कलेक्टर्स भी मेरे फेसबुक फेसबुक पे आ गए, और मैंने फिर अपना पेज बनाया, मैंने अपना काम डालना शुरू किया। और मजे की बात यह है कि मेरा काम जो लोगों ने रिकग्नाइज किया और खरीदना शुरू किया, वो मुझे फेसबुक से मिला। तो अच्छा। मैंने आ, फेसबुक को बहुत पॉजिटिवली यूज किया। उससे मेरे काम में बहुत इम्प्रूवमेंट भी आई। जब आप कोई स्केच डालते हो, ये ऐसा ही बिल्कुल शायरी के साथ भी होता है कि आप अगर अपनी कोई तहरीर डालो या शायरी डालो, तो जिस पे ज्यादा लाइक और कमेंट आ जाए, आपको पता चल जाता है कि ये हाँ थोड़ा सा काम बेहतर हो गया है। फिर आप उससे बेहतर करने की कोशिश करते हो। तो मैंने जब पेंटिंग्स डालना शुरू की, वो तो पुरानी पेंटिंग्स मैं डिलीट भी कर चुकी हूँ। तो मुझे जब अच्छा। लाइक आते थे और कमेंट आते थे, तो उससे मुझे अंदाजा होता था कि ये अच्छी है या नहीं है। और फिर मैं ग्रेजुअली इम्प्रूव करती गई। फिर मुझे कलेक्टर्स मिल गए फेसबुक पे। और मेरा काम ज्यादातर, मैंने अपना 80% काम जो है वो अपने पेज से बेचा है, फेसबुक से सेल किया है। गैलरीज के मैं चक्कर ये नहीं सुन के अच्छा लगाती। लगा कि पाकिस्तान में आर्ट की कदर है, वो बिकता है। वरना बिल्कुल। बहुत कम लोगों की बारे में सुना था कि उनकी पेंटिंग सेल होती हैं, बिकती हैं, या उनका जो है नाम बना हुआ होता है। बहुत कम लोग के बारे में। लेकिन ये सुन के अच्छा लगा कि पाकिस्तान में आर्ट बिकता है और उसकी इतनी कदर की जाती है। अब एक चीज, आपकी बात, आपसे बात करने के बाद एक बार बार एक दिल में ख्याल उठ रहा है, जैसे कि आप जानबूझकर लिखने की तरफ से दूर हैं। आई डोंट नो, ये पता नहीं क्यों आपसे बात करने के दौरान जो बार बार ख्याल आ रहा है कि आपने जब फेसबुक भी फॉलो किया तो आपने अदीबों और उनको बिल्कुल फॉलो नहीं किया, आप सिर्फ आर्टिस्ट की तरफ से गई। क्या आपको लगता है कि ये सारी चीजें, इसमें बंदा अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा होता है, तो आप आर्टिस्ट या पेंटिंग में ही अपने आप को ज्यादा एक्सप्रेस कर पाती हैं, या लिखने से दूर होना कोई उसकी कोई खास वजह है? ऐसा लगता है जैसे मैं आप थोड़ा सा अपने बहुत आप को, और बहुत दो कि आपने लंबा अपने वालिद की अरसा ऑटोबायोग्राफी भी लिखी है, आई थिंक उनकी कुछ लिख रही हैं उनके हवाले से भी आप। बहुत लंबा अरसा मेरा
तहरीर से मैं दूर रही, मेरा फोकस पूरा आर्ट पे ही रहा। और वैसे भी अगर देखा जाए तो कोई भी फील्ड हो ना, वो बहुत टाइम मांगती है। उसमें अगर आपने कुछ करना है तो आपको स्टडी भी करनी पड़ती है बहुत ज्यादा, चाहे आर्ट की फील्ड हो चाहे अदब हो। और फिर उसमें काम भी, जैसे जैसे आप जितना काम करते हो ना, मतलब जितनी क्वांटिटी काम की होती है उतना ही काम आपका इम्प्रूव होता है। तो हर फील्ड एक वक्त मांगती है। तो मैंने एक बहुत लंबा अरसा सिर्फ मुसव्विरी को दिया, मैं किसी और शायरी की तरफ या लिखने लिखाने की तरफ नहीं गई। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आया कि थोड़ा सा फुलफिल फील हुआ ना मुझे कि अब तो नाम भी है, लोग शाइस्ता मोमिन की पेंटिंग बगैर सिग्नेचर के पहचान लेते हैं और खरीदते भी हैं, पसंद भी करते हैं, एग्जीबिशंस भी थोड़ी बहुत हो गई हैं। तो फिर मुझे दिल चाहा कि अब मैं कुछ और करूं। बाज लोग जो होते हैं उनमें कोई, मेरे ख्याल से उनके दिमाग में खलल होता है कि वो एक जगह रुकने के बजाय अपने स्टेशंस चेंज करते रहते हैं। तो फिर मेरा थोड़ा सा लिखने की तरफ रुझान गया, लेकिन वो मैंने कभी कहीं छपवाया नहीं। मैंने अफसाने भी लिखे, शायरी में भी हाथ पांव चलाए, तुकबंदी जिसको कहते हैं, लेकिन मैंने कभी कहीं नहीं छपवाया। हम पे कुछ इसके आर्टिकल्स पीछे लिखे थे। इसके पीछे अब्बा की तनकीद, डांटेंगे, मजाक उड़ेगा, लोग मवाजना करेंगे, क्योंकि अक्सर औकात के फिर जब तहरीरें दो सामने रखी जाएंगी कि अनवर शऊर साहब की बेटी ये लिख रही हैं, ये इनका लेवल है, क्योंकि भैया कॉम्पीट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे अनवर मकसूद साहब हैं, उनकी उनकी जो उनके जो बेटे हैं, उन्होंने जो है अपनी फील्ड म्यूजिक में फील्ड ही चुनी। उसने चेंज यानी कर दी। क्योंकि उनके वालिद मुसव्विर भी थे और क्या नाम है राइटर भी थे, तो उन्होंने अपनी फील्ड ही बिल्कुल चेंज कर दी। तो गालिबन इसी ये एक थ्रेट होता है, बेचारे जो बच्चे आते हैं जो, आपको यार भी ये ये थ्रेट रहा होगा। प्रेशर तो मुझे, ये प्रेशर मुझे दोनों तरफ से मुसव्विरी में भी मिला, इसलिए कि मेरे हस्बैंड बहुत सीनियर पेंटर थे ना। तो अब्बा के सामने तो खैर अभी भी वो नहीं है ना, हिम्मत नहीं पड़ती कि आप अपनी कोई न, चीज दिखा दो। बड़ा अरसा लगा मुझे अब्बा को थोड़ा सा अपने से मुतासिर करने में। तो और फिर शुरू में मेरे साथ यही होता था कि मैं अपने हस्बैंड के साथ एक कमरे में बैठ के काम नहीं कर सकती थी। तो फिर जब मैंने उसको कहा ना कि नहीं यार, काम तो मुझे करना है, इनके सामने तो मैं कर नहीं सकती, क्या करूं। तो मैंने फिर अपने घर के लाउंज में, जहाँ किचन अटैच था और बहुत गर्म वो कमरा था, मैंने वहां अपना सेटअप बनाया। और इनसे हटके अलग मैंने कोई साल डेढ़ साल मैंने अंधाधुंध काम किया। तो उस वो, और मुझसे हुआ काम, बहुत काम हुआ। फिर वो मेरा डर और मेरी जो एक वो थी वो हल्के हल्के निकली। ये मुझे लिफ्ट कराने लगे मेरे हस्बैंड के, हाँ यार अब तो तुम काम अच्छा कर रही हो। तो वो फिर वो खत्म हो गया, डर खौफ खत्म हो गया। तो अब कोई मसला नहीं है, अब मैं इनके टक्कर पे आ गई। अब ये और वो आगे ये मेरा बात काम एडमिट, देखते हैं। अच्छा, हाउ सपोर्टिव ही इज, लाइक वो एक खुद भी एक माशाल्लाह बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, बहुत उनका तो काम भी, उसका लेवल हमने देखा है, वो भी बहुत शानदार है। अब वो आपको कितना सपोर्ट करते हैं? लाइक शुरू में तो उन्होंने भी आपको उन्होंने वो किया मुझे होगा, थोड़ा मजाक उड़ाया 100% होगा। 100 की हमेशा सपोर्ट रही है। बल्कि इस तरह से भी कि मुझे कभी कैनवस कलर्स खरीदने जाना नहीं पड़ता, वो मुझे घर में मिल जाता है। हर चीज, ये सारे ये वाला जो काम है ये इन्होंने संभाला हुआ है कि मुझे मटेरियल के लिए भागना दौड़ना नहीं पड़ता। और मुझे कभी किसी चीज से रोकते नहीं है, स्पेशली पेंटिंग्स के हवाले से। अदब वदब इनको ज्यादा पसंद नहीं है, शायरी की दुनिया इनको पसंद नहीं है। लेकिन पेंटिंग्स के हवाले से मुझे कभी नहीं रोकते, बल्कि बहुत वो करते हैं, इनकरेज करते हैं। और मेरे काम के दरमियान कभी बोलते नहीं हैं। इसलिए कि जब आप किसी को मशवरा दे रहे होते हैं या उसकी कोई गलती भी बता रहे होते हैं ना, तो वो कभी कभी डिप्रेस्ड भी हो जाता है बंदा, और उसका काम, हम्म। उसके काम इफेक्ट पड़ता है, वो रुक जाता है। तो इन्होंने फनकार लोग मुझे थोड़े ना सेंसिटिव कभी, ज्यादा होते हैं। हाँ, तो इन्होंने मुझे कभी मेरे काम पे ज्यादा बात भी नहीं की।
लेकिन अब जब जिस लेवल पे मैं काम कर रही हूँ तो ये बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि हाँ तुमने बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा तुमने काम कर लिया और जगह बना ली, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हाँ, तो शाइस्ता मैं जी। अदब अदब के हवाले से बात कर हाँ रही जी, थी बोलिए। कि मैंने ये तुम्हारी बात सही है कि मुझे पे अब्बा का प्रेशर बहुत ज्यादा था। मैंने कभी उनको, मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कुछ दिखाने की। फेसबुक पे एक पेज पे मुझसे रिक्वेस्ट की कि आप उनका अब्बा का पूरा महीना मना रहे थे वो, तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि आप शऊर साहब की बेटी हैं तो आप कुछ उनकी याददाश्तें शेयर करें। याददाश्तें मैं अपनी पहले ही लिख रही थी, तो वो एक सिलसिला बना वहां से, और 5 या 6 किस्तों पे काफी तवील वो तहरीर थी जिसमें मैंने बचपन से लेकर और अब तक जो चीजें जो जो मेरी याददाश्तें थी वो तहरीर की। अब वो वहां पे पोस्ट हुई वो तहरीर, और वहां पे बेशुमार लोगों ने पढ़ी, और वो किसी और के थ्रू अब्बा को पता चला कि ना शाइस्ता तो इस तरह कोई याददाश्तें तहरीर कर रही है। तो अब्बा बड़े हैरान हुए, उन्होंने कहा मुझे लाके दिखाओ। और फिर जब उन्होंने पढ़ा तो वो बहुत खुश हुए और उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया। फिर उन्होंने उसमें थोड़ी बहुत एडिटिंग भी की, और वो फिर खुद उन्होंने 2-3 अदबी पर्चों में उसको छपने के लिए भेजा। तो वहां से जबरदस्त। मैंने अपने वालिद को थोड़ा सा मुतासिर कर दिया। सब, कितनी अजीब सी बात है कि आप दुनिया जीत जाते हैं और अपने घर वालों को मुतासिर करने में इतना टाइम लग जाता है। बहुत मुश्किल, घर एनीवे, की मुर्गी तो दाल बराबर होती है ना, हमेशा हमेशा से। हमेशा। लेकिन मुर्गी दाल बराबर होती है, आई थिंक मुर्गा दाल बराबर नहीं होता। आप अब्बा को इस तरह से वो नहीं कर सकते थे। बट हर आर्टिस्ट का एक पेटेंट स्टाइल बन जाता है। आप उनकी जो पिक्चर्स होती हैं, जो उनकी तस्वीर होती हैं, उनको देख के पहचान लेते हैं कि भैया ये काम तो इन्हीं आर्टिस्टों का होगा, इसके अलावा नहीं होगा। क्या ये सिग्नेचर एक बन जाना ये सही होता है? क्योंकि फिर वो फिर एक ही रॉ में जो काम करते हैं तो उसी फिर जो वैरायटी जो वेरिएंस होता है वो आना बंद हो जाता है एक तरह से। कभी एग्जैक्टली। आपको ये फील हुआ का जो एक जो सिग्नेचर बन गया है ये बनना सही होता है, और फिर कुछ एक आपका जो बिकता है वही आप जो है क्रिएट कर रहे होते हैं डिमांड के हिसाब ये से? तुमने तो तुमने बहुत बहुत ये दुखती रग है। ये सिर्फ मेरी नहीं, बहुत सारे आर्टिस्टों की है कि हमें अपने आप को मनवाने के लिए अपना असलूब बनाना पड़ता है। असलूब बनाया नहीं जाता, लेकिन वो असलूब खुद ब असलूब खुद जो बन है वो जाता आपको एक तरह से ड्रोप भी देता है, लाइक है, जिस रोक तरह से देता है, आप ग्रो। बाउंड कर देता है। एग्जैक्टली। तो फिर उसमें ये होता है कि आप एक जगह फंस जाते हो, और ये मेरे साथ सिर्फ नहीं है, ये तमाम आर्टिस्टों के साथ है। फिर लोग भी कहने लगते हैं कि यार इनकी तो एक ही जैसी पेंटिंग्स आती हैं। बिल्कुल। उस लूप से निकलना आसान नहीं होता, इसलिए कि वो एक तरह से आपका कंफर्ट जोन भी हो जाता है। फिर वो आपको पता होता है कि लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, खरीदने वाले, मार्केट आपको अप्रिशिएट कर रही है। तो उससे निकलना बड़ा मुश्किल होता है, और फिर वही आपकी फ्रस्ट्रेशन बन जाती है, इसलिए कि एक आर्टिस्ट किसी जगह पे रुकना नहीं चाहता। वो चाहता एग्जैक्टली। है कि वो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करता रहे। तो उसमें बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है। ये इतनी तकलीफदेह और अजीब फील्ड है ना कि इसमें किसी मुकाम पे कोई एंड नहीं है। आपने एक सफर कंटिन्यू करते रहना है। तो वो फिर ये होता है कि एक्सपेरिमेंट, जाहिर है जब आर्ट है आपके अंदर और क्रिएटिविटी है आपके अंदर, तो आप उस बाउंड्री को तोड़ देते हो। आप उस असलूब को तोड़ के उससे आगे बढ़ते हो, लेकिन वहां फिर वही मसला खड़ा होता है कि क्या मार्केट आपकी नई चीज को एक्सेप्ट करेगी? बहुत दफा नहीं करती। बहुत दफा आपको नहीं वो रिस्पॉन्स मिलता है जो आपको पहले मिला होता है। और दूसरी एक चीज होती है कि एक जो आपका स्टाइल बन जाए ना, मिसाल के तौर पे आपके स्ट्रोक लगाने का एक हर आर्टिस्ट का अपना एक स्टाइल होता है, उसके स्ट्रोक का, उसकी लाइन का अपना जी। एक, उसका हाथ उसमें सेट हो जाता है। तो बिल्कुल। वो अगर सब्जेक्ट चेंज भी कर ले ना और कुछ भी और बना ले, तो वो उस चीज से निकल नहीं सकता, वो उसका वो ही रहता है।
तो असलूब से आप जान छुड़ा नहीं सकते। बुनियादी तौर पे असलूब जो है वो आप हो जाते हो, आप के अंदर हो जाता है वो, आप उससे जान नहीं छुड़ा सकते। लेकिन ये है कि लोग एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं और वो किसी ना किसी तरह कहीं ना कहीं अपने आप को उससे आजाद कर लेते ओ गॉड शाइस्ता जी, टाइम खत्म हो रहा है और हमारे सवाल अभी तक बाकी हैं। क्या कर सकते हैं? आप नए आने वालों को सबसे पहले तो उनको ये बताइए कि उनको आर्ट की तरफ क्यों आना चाहिए, और अगर वो आना चाहते हैं आर्ट की तरफ, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी, और इसके बाद फिर हम अपना प्रोग्राम वाइंड अप करेंगे। जो नए आने वाले हैं, हमसे अक्सर बहुत सारे लोग सवाल करते हैं। एक तो जो हमारा इस वक्त ये टाइम चल रहा है ना, इसमें ज्यादा फोकस लोगों का पैसे कमाने की तरफ हो गया है। चार पेंटिंग्स आपने बनाई हुई हो ना, तो आप चाहते हो कि वो पेंटिंग सेल हो जाए। जबकि आर्ट एक ऐसी फील्ड है, अदब एक ऐसी फील्ड है, जैसे वो खालिद भाई का मैं इंटरव्यू सुन रही थी, उन्होंने भी कहा कि इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। ये एक कंटिन्यू मेहनत है। आप 40 जब क्रॉस करोगे ना, तब कहीं जाके आपकी तहरीर में, आपकी लाइन में, आपके कलर में, आपके स्ट्रोक में पुख्तगी आएगी। तब कहीं जाके लोग आपको पहचानना शुरू करेंगे। तो चाहे आर्ट हो चाहे लिटरेचर हो, उसमें अगर आप इस फील्ड में आना चाह रहे हो, तो सबसे पहले तो अपने जहन को ये तैयार कर लो कि हो सकता है मुश्किल वक्त देखना पड़े, आप आसान वक्त आपको नहीं मिलेगा। और बेचारे दूसरा ये कि आर्टिस्ट आप, अक्सर जॉब्स भी कर रहे होते हैं, 2 जॉब्स भी कर रहे होते हैं, और फिर भी। मैं वही वही उसी तरफ आ रही हूँ कि आपको अपनी रोजी रोटी के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, कोई ना कोई जॉब करनी चाहिए। ज्यादातर जो आर्टिस्ट हैं वो टीचिंग कर रहे होते हैं आर्ट स्कूल्स में, और जो नॉर्मल हमारे ग्रामर स्कूल्स हैं वहाँ भी आर्ट जो 8th क्लास तक तो पढ़ाई जाती है, 8th स्टैंडर्ड तक, तो वहाँ पे जॉब्स कर रहे होते हैं। तो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा अपनी अर्निंग के लिए। उसके बाद जब आप स्टेबल हो जाओ, आर्ट में स्टेबल हो जाओ, आर्ट गैलरीज आपका काम लेने लगे, आपका काम की मार्केट बन जाए, तब फिर आप फुल टाइम आप आर्टिस्ट, एज आर्टिस्ट। और आर्टिस्टों ने बहुत कमाया है पाकिस्तान में, बंगले बना लिए, गाड़ियां खरीद ली, कमाने कितने वालों ने शाइस्ता बहुत जी, कम। कितने शाइस्ता, चंद एक नाम है, चंद एक नाम है, और कितने जो हैं बेचारे, आप देखिए तो रुल गए। लेकिन फिर भी पाकिस्तान, तुमको मैं एक वाकया सुनाती हूँ। कनाडा में अभी पिछले दिनों एक आर्टिस्ट ने खुदकुशी कर ली, क्योंकि वो कोई इसकी पेंटिंग्स नहीं खरीदता। हमारे जी यहाँ यूरोप में और अमेरिका में, कनाडा में टैक्सेस और ये जो एक इनकम के सारे वो हैं, ये इतने रूल्स एंड रेगुलेशन इतने सख्त हैं कि वहाँ लोग पेंटिंग्स पे नहीं खर्च करते, और वहाँ आर्ट बहुत महंगा है इसलिए। जबकि जी। पाकिस्तान ऐसा मुल्क है कि यहाँ बिकता है, बाहर माल बिकता है। तो इस वजह दैट्स से गुड। बहुत सारे लोग इससे इसी काम से उनका ब्रेड एंड बटर चल रहा है, और कमा रहे हैं यार, कोई भूखा नहीं मर रहा। अगर वो पेंटिंग नहीं बेच पा रहा, तो वो कोई ना कोई और जॉब कर रहा है आर्ट से ही रिलेटेड। और आर्ट बहुत बड़ी फील्ड है। इसमें डिजाइनिंग भी आ जाती है, इसमें क्या कहते हैं, जो आजकल एनिमेशन वगैरह हो रही है, ये आ जाती है, एग्जैक्टली। टेक्सटाइल आ जाती है, इंटीरियर डेकोरेशन आ जाती है। जी। तो ये इतनी बड़ी फील्ड है कि अगर आप चाहो और कमाना चाहो इसमें, तो बिल्कुल कमा सकते हो। लेकिन आपको अपने आप को बहुत ज्यादा प्लानिंग करनी पड़ेगी अपने साथ, कि मुझे इतने साल सीरियसली काम करना है, कोई जॉब करनी है, और उसके बाद फिर मैं आजादी से जब थोड़ा बहुत मेरा हाथ पुख्ता हो जाएगा, तो मैं फिर फुल टाइम पेंटिंग करूंगा। और ज्यादातर मुसव्विरों ने यही किया है, यही करते हैं। चलिए जी शाइस्ता मोमिन साहिबा, थैंक यू सो मच, आपने हमको इतना अपना कीमती वक्त से नवाजा। थैंक यू सो मच फॉर दैट। बहुत मजा आया आपसे बात करके, हमें बेहद अच्छा लगा। इंशाल्लाह फिर कोई मौका हुआ तो आपको दोबारा अपने प्रोग्राम में दावत देंगे। हम अब चलते हैं। इंशाल्लाह। थैंक यू हमें इजाजत दीजिए। सहर, तुम्हारा भी बहुत जी। बहुत शुक्रिया, और तुम माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो। और इंशाल्लाह फिर मिलते रहेंगे, फिर बात होगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तो जनाब, ये थी हमारे साथ शाइस्ता मोमिन साहिबा, जिनके साथ गुफ्तगू रही उनके फ़न और पेंटिंग्स के बारे में।
आप अपनी मेज़बान नजम सहार को इजाज़त दीजिए। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे किसी ऐसी ही शानदार सी शख्सियत के साथ, इसी प्रोग्राम में फ़न और सुख़न की बात दानिश के साथ। शुक्रिया।